पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग भी इस बार के IBPS PO क्रैक किए हैं और DV के लिए सिलेक्टेड हुए। तो इसके बाद ना बच्चों के मन में जो मेन कन्फ्यूजन रहता है वो DV को लेकर रहता है, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, क्या क्या जेरोक्स चाहिए, कितने फ़ोटो चाहिए, कितने जेरोक्स कॉपी चाहिए, क्या कोई एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम हुई क्या जॉब से निकाल देंगे, ये सब मतलब दिमाग में रहता है। तो पहली बात तो मैं कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए ये कहना चाहूँगा कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड। इसका मतलब बैंक ये कहता है कि देखो आप सिलेक्टेड तो हो, पर आपको ये जो क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेडिकल हो गया, ठीक है, इन दोनों को एक साथ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करते हो तब तक एज अ एम्प्लॉय हम आपको ट्रीट नहीं कर सकते। तो फिर चलो इसी डॉक्यूमेंटेशन पे ही बात करते हैं। देखो जो जो डॉक्यूमेंट्स की मैं यहाँ पे नाम लेने वाला हूँ वो तो आपको पास होगा ही, पर उसका एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना। उसका प्रॉपर, जैसे एडोबी स्कैनर हो गया, क्लियर स्कैनर हो गया, इन सब में ना इसको स्कैन करके इसका प्रॉपर PDF कॉपी अपने पास रखना, हर एक की अलग अलग, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है। पहली बात तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, और आधार कार्ड की हो सके तो 3 कॉपीज़ रख देना। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लेटर रहेगा उसमें कहता है कि यू शुड हैव द 2 कॉपीज़, मीन्स फ़ोटो कॉपी की बात कर रहा हूँ। यू शुड हैव द 2 फोटो कॉपीज़, पर मेरे मानो तो 3 कॉपीज़ अपने पास तो होना ही चाहिए। और ट्राई करना आधार कार्ड को डिजी लॉकर में फेच कर ही दो, ठीक है। चाहे डिजी लॉकर में तुम्हारे पास कोई और डॉक्यूमेंट हो ना हो, आधार और पैन होना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर अभी बात करते हैं आधार। फिर उसके बाद आ गया अपना पैन कार्ड। पैन कार्ड का वही जेरोक्स, 3 जेरोक्स और फिर ओरिजिनल। फिर आ गया आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या लेना है, अपना जो 10th सर्टिफिकेट है उसी को हम यूज कर सकते हैं, आ जाए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। फिर हम आते हैं अपने एकेडमिक्स के ऊपर। एकेडमिक्स में जैसे आपका आ गया 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखो अगर तुम्हारे पास वो जो प्रोविज़नल वाला भी है ना तो भी चल जाएगा, बस वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देना कि अभी तो प्रोविज़नल है, बाद में जब भी मुझे मेन वाला मिलता है, मतलब अपने यूनिवर्सिटी हो गया, अपने कॉलेज से ओरिजिनल वाला, वो मैं आके यहाँ पे इसका जेरोक्स और जो ओरिजिनल है दोनों शो कर दूंगा और जेरोक्स सबमिट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई भी, अगर तुम्हारे पास हायर डिग्री है, जैसे PG हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इन सब का अगर है तो उसका भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए। फिर देखो जब भी हम IBPS का फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वहाँ पे एक कलम होता है जिसमें हमको अपना कंप्यूटर नॉलेज के बारे में शो करना पड़ता है। तो मेनली वहाँ पे सब लोग PGDCA का कुछ बच्चे कोर्स लिख देते हैं। तो देखो वहाँ पे लिखना अलग बात है, पर जब आप DB में जा रहे हो ना, यू हैव टू प्रोड्यूस दैट सर्टिफिकेट टू द पैनल, ठीक है। तो यू शुड हैव दैट सर्टिफिकेट एक्चुअली। फिर आ गया कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे कोई OBC के हो गया, कोई EWS के कैटेगरी से हो गया। देखो OBC और EWS का तो अलग अलग मतलब वो फॉर्म रहता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी स्टेट से आप हो, आपके उसी स्टेट का जो भी मतलब फॉर्म निकलता है। जैसे उड़ीसा की अगर बात करूँ, ई डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट में निकलता है, मतलब ई डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल होता है उसमें अप्लाई करना पड़ता है OBC सर्टिफिकेट के लिए। OBC की बात कर रहा हूँ स्पेशली। फिर उसके बाद जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, तो आपके पास बैंक का अपना फॉर्मेट रहता है। जैसे ही आप IBPS के नोटिफिकेशन में जाओगे, ऐसे स्क्रॉल करते करते नीचे आओगे ना, वहाँ पे OBC का फॉर्मेट रहता है। तो उस पर क्या करना है, जो आपका कंप्यूटर जनरेटेड गवर्नमेंट ऑफ हो सकता है कोई भी स्टेट का हो, वहाँ से निकला हो, और ये जो फॉर्मेट है ये लेके आपको जाना है अपने तहसील में, ठीक है। वहाँ पे जो तहसीलदार होता है वो इसको अपने फॉर्म उसमें लिखते हैं, जो भी आपका डिटेल्स होता है, फिर अपना सील साइन लगा के आपको दे देते हैं, फिर हो जाता है ये वैलिड। फिर आता है SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST का तो चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी की जाती है जो परमानेंटली वैलिड रहता है, तो उस पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो मैं कहूँगा 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तो ज़रूरत है। तो एक काम करना है, अपने स्कूल या फिर कॉलेज वहाँ से एक ले लेना, और जिस भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ का जो मैनेजर है उनसे एक ले लेना।
फिर और एक है गेजेटेड ऑफिसर, ठीक है। गेजेटेड ऑफिसर जैसे आपके तहसील में भी होता है तहसीलदार, ठीक है, उनसे भी आप करवा सकते हैं। फिर देखो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में भी कहा जाता है, पर देखो अगर तो आप निकाल सकते हो तो निकाल दो, पर ये ज़्यादा बड़ा इशू होगा नहीं, पर फिर भी निकाल लेना अपने तौर पर सही है। फिर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की ना, उसका कम से कम तो 3 कॉपीज़ आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ आपको 10 फोटोग्राफ तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर बात करूँ तो जैसे मैंने बोला कि आधार और पैन, इन दोनों का तो डिजी लॉकर में आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको बैंक के फॉर्मेट में, जो कि आपको आईबीपीएस के जो नोटिफिकेशन होता है उसके लास्ट में ही मिल जाएगा, उसमें प्रॉपर आपको मतलब भर के लेना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जो लोग अभी जॉब में हैं। देखो आपने तो एनओसी सबमिट कर लिया जब आप अपने इंटरव्यू के लिए गए थे, ठीक है, बिना एनओसी के तो बैठने भी नहीं देंगे। फिर अभी क्या करोगे, अभी अगर आपके पास आपने प्रॉपर रेजिग्नेशन दे दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास एनओसी भी होगा, रिलीविंग लेटर भी मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है तो एडहॉक वाला रिलीविंग लेटर भी मिल जाता है, ठीक है। अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दिए हैं तो उनको प्रॉपर सो कॉज वहाँ पे अंडर रिटन आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं ये रीज़न के लिए अभी तक मतलब रेजिग्नेशन नहीं दिया हूँ, ठीक है। पर अच्छा यही है, अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट है ज्वाइन करने के लिए, अगर आप चाहते ही है कि आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करें तो रेजिग्नेशन दे दीजिए। हो सकता है किसी किसी जगह पर नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता हो, ठीक है, उसमें आपको दिखाने में आसानी रहेगी कि आपने रेजिग्नेशन तो डाल दिया है पर अभी नोटिस पीरियड में है, क्योंकि उसका भी कॉपीज़ आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करो ना, तो बैंक की तरफ से एक फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ऐसा करके 2 फॉर्म मिलता है, आपके जो भी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होता है उसमें फिलअप करना रहता है। देखो मैं स्पेशली मेरी बात करूँ तो मेरा सिलेक्शन पिछले वाले आईबीपीएस पीओ में हुआ था, इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ। उस समय हमें भी वो 2 फॉर्म मिले थे, आई थिंक वो मेल में ही आया था, ठीक है। उसको अगर आप भर सकते हैं तो घर से ही भर के ले जाइए, अगर नहीं भर सकते हैं तो साथ में ऐसे ही ले जाइए, वहाँ पे वो मतलब वहीं वहीं पे बैठ के भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसके अलावा जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका किसी में नेम का गलत हो गया, किस में इसमें अपना नेम में स्पेस हो गया, डॉट हो गया, ये सब रीज़न होते हैं, छोटे छोटे रीज़न, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीरियस लेना, और हो सके तो जैसे एफिडेविट बना के लेते हैं ना, वो एफिडेविट तो कम से कम आपके साथ में होना चाहिए, वरना फिर वहाँ पे भी आपको लिखवाते हैं अंडर रिटन। देखो ये सब के बाद सबके मन में ये डाउट तो रहता ही है कि कब तक होगा डीवी, कब होगा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि देखो जॉब लगने की खुशी अलग है, उसके अंदर जाने की खुशी भी और ही अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो अपना जो रिज़ल्ट आया था वही अप्रैल 1 में तो आ गया था, पर जैसे सबको पता ही होगा पिछले साल इलेक्शन चल रहा था, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले हुई, और जैसे हमारा डीवी होते होते तो शायद जून 22-23 तक चला गया था, मतलब लगभग 2.5-3 महीने के आसपास, ठीक है। तो इस बार एक्सपेक्टेड तो यही है कि देखो नेक्स्ट 1 to 1.5 months आपको अपना डीवी का वो मिल जाए। फिर भी देखते हैं, फिर भी जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।